Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to see the solved example numericals of the chapter number 2 mechanical properties of fluid. Okay, so चलिए देखते हैं कौन कौन से examples दिए हुए हैं. But before that I will recommend that कि अगर आपने अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला का वीडियो एक बार अच्छे से वॉच कर लें ताकि आपको फार्मूले सारे पता चल जाएं. फार्मूले में जितने टर्म्स यूज़ हो रहे हैं या जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में आपको पता रहे विद देयर एसआई यूनिट. तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी गिवन वैल्यूज़ होगी हमारी क्या फाइंड करना है वो बहुत आसानी से पहचान में आ जाएगी. ओके, दूसरा बात यह है कि अगर आपको लॉग एंटी लॉग निकालने नहीं आता है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके लिए हमें लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ता है. कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है और कुछ तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे जहाँ पर हमें नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट या आप बोल सकते हो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो इन सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को एक बार अच्छे से वॉच कर लें क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर आप न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक का सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है. और मैंने साथ ही साथ हाउ टू सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल करके भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप अगर उसके रूल्स को या स्टेप को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. ओके, तो इन वीडियोस को आप एक बार अच्छे से वॉच कर लें फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आई होप सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर में क्या दिया है. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल नंबर 2.2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 28. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2 ऑन पेज नंबर 28. तो क्या दिया है यहाँ पर, ए स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, यानी कि एक स्विमर है जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है कितने डीप में, 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. तो अगर हम लोग ऐसा मान लें कि सपोज करो ये स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल से 6 मीटर नीचे स्विमर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है. ओके, और क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव. तो इस स्विमर को कितना वाटर का प्रेशर लगेगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना. सपोज करो ये पूरा वाटर है तो ये वाटर की वजह से इस स्विमर पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा ये हमें फाइंड करना है. यानी अल्टीमेटली हमें क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हाइट दिया है. क्या हाइट दिया है, हाइट गिवन है अपने को 6 मीटर. ओके, और हमें फाइंड क्या करने को बोल रहा है कि प्रेशर फाइंड करो कि उस स्विमर पर कितना प्रेशर एक्ट होगा. और यहाँ पर दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रो दिया है. कितना डेंसिटी दिया है, इट इज़ गिवन 1000 kg पर मीटर क्यूब. और वहाँ पर g की भी वैल्यू दिया है एंड इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो इतनी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है. आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा. क्या दिया है कि एक स्विमिंग पूल है उसमें एक स्विमर स्विम कर रहा है, बट कहाँ स्विम कर रहा है, बिलो 6 मीटर. ठीक है, 6 मीटर के नीचे. तो 6 मीटर के जो वाटर है उसके वजह से इस स्विमर पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ये हमें फाइंड करना है. तो अब हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू लिक्विड कॉलम का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू H रो G. राइट, ये फॉर्मूला है. अब देखो H भी है मेरे पास, रो की भी वैल्यू है और G की भी वैल्यू है. तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को सारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू H. कितना H दिया है, 6 मीटर. रो की वैल्यू कितनी है, 1000. तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और G की वैल्यू क्या है, 9.8. सो देयरफॉर यहाँ से प्रेशर कितना हो जाएगा, 6 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 6 8 ज़ा 54, तो 4 आया, बैलेंस 5, 6 9 ज़ा 54 प्लस 5 59. तो ये हो गया 59 और एक के बाद डॉट लगा दिए इंटू 10⁻3. और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है. 2 यूनिट होते हैं, आप कोई भी यूनिट को यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, अब अगर इसी फॉर्म को हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं. और प्रेशर इज इक्वल टू 5.94 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं इसको. राइट, सॉरी 10⁻⁴
4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया तो एक पावर और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें आंसर क्या मिला, P इज इक्वल टू 5.94 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है इट इज़ गिवन 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें तो वी कैन राइट 0.594 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो बुक में वहाँ पर करेक्शन है तो आप करेक्ट कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा, 59.4 इंटू 10⁵ लिख सकते हो, या यू कैन राइट 5.94 इंटू 10⁵, और अगर आपको 10⁵ के टर्म्स में लिखना है तो फिर ये कितना हो जाएगा 0.594, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.3। क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 2.3 में, एग्जाम्पल नंबर 2.3 विच इज ऑन पेज नंबर 32। ए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg। तो एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ठीक है, ब्रेक सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, और किसका ब्रेक सिस्टम है, कार का, और उस कार का मास दिया है, कितना मास दिया है, इट इज गिवन 1000 kg, ओके। आगे क्या बोला है, हैविंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और वो जो कार है वो इनिशियली 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो यानी हमें स्पीड दिया है, कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। अभी फिलहाल समझ लो कि आप अपने को नहीं पता है कि ये इनिशियल स्पीड है कि फाइनल स्पीड है। पहले हम पूरा क्वेश्चन रीड कर लेंगे, फिर हम जस्टिफाई करेंगे वेदर इट इज अ इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, ओके। आगे क्या बोला है, हैज़ अ सिलेंडर पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। और वो जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है उस पिस्टन का रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है, इट इज़ गिवन 0.5 सेंटीमीटर, ओके। और आगे क्या बोला है, द स्लेव सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का रेडियस दिया है, क्योंकि पिस्टन किसके अंदर होगा, सिलेंडर के अंदर होगा। तो सिलेंडर का जो पिस्टन रेडियस दिया है वो कितना दिया है, इट इज़ गिवन 2.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको हम रेडियस R1 मान लेंगे, इसको रेडियस R2 मान लेंगे। और आगे क्या बोला है, इफ़ अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक। अगर हम लगातार 100 न्यूटन का कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वॉट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फोर्स दिया है, कितना दिया है, 100 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि कार रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, ओके। तो यहाँ से देखो एक और पॉइंट समझ में आता है कि if a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop। तो जब कार स्टॉप हो जाएगी तो उस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारी कौन सी वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, राइट। अब अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को हम देखें तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब पास्कल्स लॉ हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि डिस्टेंस हम कैसे निकालें। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है तो उस वैल्यूज़ के हिसाब से तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला है रिलेटेड टू दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो गिवन नहीं है। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना होगा इक्वेशन ऑफ मोशंस वाले फॉर्मूला। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हमारे पास 3 फार्मूला है। अब 3 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहला इक्वेशन देखूँ तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं गिवन है, राइट। दूसरा फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे हमारी बात बन सकती है क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है और s हमें फाइंड करना है, यानी अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अगर एक्सेलरेशन हमें मिल जाए तो हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन बेस्ड ऑन फोर्स। क्या फॉर्मूला मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो रेडियस गिवन है, एक फोर्स दिया है F1। सो फ्रॉम पास्कल्स लॉ सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे फोर्स F2। अब पास्कल्स लॉ हमें क्या बताता है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग F2 फोर्स निकाल लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ से F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। सो इट विल बी F1/A2/A1। अच्छा, आपने फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए था कि हमें चेक करना है कि गिवन में कि वेदर देयर यूनिट्स आर मैचिंग और नॉट, राइट। तो देखो सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, इसको किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको 5/18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अगर कन्वर्जन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो कन्वर्जन के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो कन्वर्जन वाला वीडियो एक बार जरूर वॉच कर लें। वहाँ पर मैंने जितने भी बेसिक कन्वर्जन यूज़ होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, वहाँ पर मैंने उनके बारे में बताया हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो जो भी वैल्यू रहेगी उसको आपको 5/18 से सॉल्व कर लेना है, और जो आंसर आपको आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मैं 2 से इसको कट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 25, ये होगा 9, तो ये हो जाएगा समथिंग अबाउट 125/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमें मिल गया इनिशियल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। दूसरा, अब अगर आप इस रेडियस को देखोगे तो ये किस में दिया है, इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर, इसको किस में होना चाहिए, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻² मीटर। ओके, इसी को अगर हम और अरेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ मीटर। देखो आप जितना डेसिमल अवॉइड करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब डेसिमल्स में वैल्यूज़ होती हैं तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर डेसिमल में वैल्यू नहीं रहेगी तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये ध्यान देना है कि जितना आप डेसिमल को अवॉइड कर सकते हो उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, उतनी अच्छी बात है। उसके बाद ये कितना दिया है 2.5, तो इसको भी लिखते हैं 2.5 × 10⁻² मीटर। और अगर इसे हम और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 25 × 10⁻³ मीटर। तो ये हमने कन्वर्जन कर लिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स F2 निकालना है। तो चलो निकालते हैं फोर्स F2। सो देयरफॉर देखो F2 क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। अच्छा, एरिया गिवन है क्या हमारे पास, एरिया तो नहीं दिया है, तो एरिया की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे πr², तो हो जाएगा πr2 का स्क्वायर अपॉन πr1 का स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू 100 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 × 10⁻³ तो लिख देना है 25 × 10⁻³ द होल स्क्वायर अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको और सॉल्व हम करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू, इसको 100 ही रहने देते हैं, इंटू 25 × 25 लिख देते हैं, 25 × 25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, है ना। -3 × 2 क्या होगा -6 अपॉन, यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁶, राइट। अब देखो इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं डायरेक्टली लिख देता 25 का स्क्वायर 625, फिर कट करने में दिक्कत आती। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है ताकि अगर कोई वैल्यूज जो कैंसिल हो रही है वो बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाए। तो अब देखो यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर फाइनली अपने को फोर्स F2 की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर 100 × 25 करेंगे तो क्या होगा 2500 न्यूटन। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, F2 फोर्स मिल गया, राइट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। क्यों फाइंड करना है एक्सेलरेशन, क्योंकि इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने को एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F2/m।
सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू F2 की वैल्यू कितनी मिली है हमें, इट इज़ गिवन 2500 और हमारे पास मास ऑफ द कार कितना है, इट इज़ गिवन 1000। तो 0 0 0 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना मिला अपने को 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस चलो कैलकुलेट करते हैं। एक करेक्शन है यहाँ पर माइनस आएगा, राइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेना इसको। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। सो देयरफॉर v की वैल्यू यहाँ पर क्या है, v की वैल्यू तो हमने 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि जब कार फाइनली रुक जाएगी तो v 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग फिलहाल ऐसे ही रखते हैं माइनस 2s। सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, इस वाले टर्म को यहाँ पर लेके आते हैं। सो देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब आपको वैल्यूज को पुटअप करना है। तो यू स्क्वायर का मतलब क्या है, 125 अपॉन 9 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2.5। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको हमें लिखना है 125 इंटू 125 और 9 9 से कितना होगा 81 और अपॉन ये कितना हो जाएगा 5, राइट। अब ये देखो 5 जो है ये थर्ड टर्म है तो ये सेकेंड के साथ आएगा। सो देयरफॉर फाइनली s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 इंटू 125 अपॉन 81 इंटू 5। अब आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पर कि 125 इंटू 125 है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से अगर आप कट कर लोगे तो 25 आ जाएगा। 25 से 125 को मल्टीप्लाई कर लेना है और 81 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए बेटर है कि आप लॉग एंटी लॉग का यूज़ कर लें। लॉग एंटी लॉग का यूज़ करने के बाद जो फाइनल आंसर आपको आएगा दैट इज़ देयरफॉर s इज इक्वल टू 38.58 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कार क्या करेगी, कवर करेगी बिफोर स्टॉप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2.4। दिस इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। क्या दिया है, ए बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई बीकर है, ठीक है, और इसका रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है, इट इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बीकर है इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर, ओके। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स, यानी हमें F फाइंड करना है। और क्या बोला है वहाँ पर, कंडीशन दिया है ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन, यानी अलोंग द डायमीटर, है ना। तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, तो इसके डायमीटर में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। और जबकि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना दिया सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, T इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन, राइट, न्यूटन पर मीटर। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑफ द बीकर, राइट। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू F अपॉन L। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेंथ तो हमें दिया नहीं है, तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, अलॉन्ग यानी डायमीटर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो ये रेडियस दिया है, तो डायमीटर के लिए कितना हो जाएगा, डायमीटर के लिए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r एंड विच इज़ इक्वल नथिंग बट कॉल लेंथ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर फाइनली L की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 20 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 10⁻²। तो ये हमारा आंसर किस में आ गया, मीटर में आ गया, राइट। अब हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो देयरफॉर यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, T इंटू L, है ना। सो देयरफॉर T की वैल्यू कितनी है, 0.075 और लेंथ कितना हमने निकाला, 20 इंटू 10⁻²। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल सारे हटा दो। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 75 इंटू 10⁻³ और ये क्या है 20 इंटू 10⁻²। सो देयरफॉर आपको करना क्या है, डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0 को ऐसे ही रख देंगे, 2 5 = 10 तो 0, बैलेंस 1, 2 7 = 14, 1 कितना हो जाएगा 15 और 10⁻³ है, 10⁻² है तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁵।
अब आप क्या करो कि अब आप पॉइंट को शिफ्ट कर दो, राइट। तो अब हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5, मैंने कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3, तो यहाँ से 3 पावर कम हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10⁻², और फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। और आपको एक बात जरूर याद रखना है कि बुक में अगर सपोज करो दिया होता 15 × 10⁻³ न्यूटन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 1.5 × 10⁻², दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी डिजिट को शिफ्ट कर रहे हैं, पावर को कितने फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके। सो ये हमें क्या मिल गया, फोर्स। तो इतना फोर्स एक्ट होगा अलोंग द डायमीटर ऑफ अ बीकर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5 में क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 विच इज ऑन पेज नंबर 36, राइट। क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, राइट। जब हम सोप बबल को ब्लो करेंगे तो ब्लो करने के टाइम पर कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, DW कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सोप बबल को ब्लो करने में कितना वर्क डन होगा ये हमें फाइंड करना है, जबकि उसका रेडियस दिया है, बबल का रेडियस कितना दिया है, इट इज गिवन 1 सेंटीमीटर। एंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन T की वैल्यू दिया है 2.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ओके। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, खास तौर से वर्क डन पूछा हो या सरफेस एनर्जी पूछा हो, तो एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि वहाँ पर जो बबल है या ड्रॉप है वो वाटर का ड्रॉप है कि वो सोप का बबल है, क्योंकि दोनों में थोड़े से फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं। वो क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको नॉर्मल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, DW = TDA, DW = TDA। तो ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला में तब अप्लाई करना है जब वो ड्रॉप की बात करें, वाटर ड्रॉप की या बबल की। लेकिन अगर सोप बबल है तो सोप बबल के लिए आपको क्या करना है, 2TDA वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसके आगे आपको 2 लगा देना है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कन्वर्जन। देखो, ये रेडियस दिया है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर, ओके। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर DW = 2, T की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 × 10⁻²। अच्छा, DA का मतलब क्या होता है, चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया आप कैसे निकालते हो, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर DW = 2 × 2.5 × 10⁻²। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल सरफेस एरिया को हम 0 मान ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वैल्यू भी नहीं दी हुई है। तो इनिशियल सरफेस एरिया अगर हमारा 0 हो जाता है तो A2 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर, यानी एरिया A हो गया। अब जो हमारा ड्रॉप या सोप बबल है वो उसका शेप कैसा होता है, तो बेसिकली इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। तो हमें जो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, स्फीयर वाला एरिया यूज़ करना है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ओके। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻²। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो भी ड्रॉप हो या बबल हो उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। सो देयरफॉर वैल्यू को पुटअप करते हैं 5 × 10⁻² × 4 × पाई की वैल्यू क्या है 3.14, r का स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻², या आप 10⁻² भी लिख सकते हो, और उसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। अब हमें सिंपली करना है क्या, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 = 16, 1 4 1 = 4 1 5 एंड 4 3 = 12। तो ये कितना हो गया 12.56 × 5 लिख देते हैं और पावर को एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, राइट। अब हमें सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 6 = 30 का 0, बैलेंस 3, 5 5 = 25, 3 28, पॉइंट बैलेंस 2, 5 2 = 10, 2 12.1, 5 1 = 5 1 6। तो अपने को यहाँ पर आंसर कितना मिल रहा है, इट इज़ गिवन 62.8 × 10⁻⁶, और इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो लिख सकते हो 6.28 × 10⁻⁵, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। सो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2.6। एग्जाम्पल नंबर 2.6 विच इज़ ऑन पेज नंबर 41, ओके। तो क्या दिया इस एग्जाम्पल में, व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है। सो ये वाटर ड्रॉप है,
तो इस वाटर ड्रॉप का हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप। तो डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप यानी कि हमें डी कैलकुलेट करना है, राइट, ड्रॉप का डायमीटर निकालना है। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ तो आपको आसानी होगी। सपोज करो ये वाटर ड्रॉप है तो इसका डायमीटर डी कैलकुलेट करना है हमें, राइट। जबकि इसमें जो एक्सेस प्रेशर है इसके अंदर वो कितना है, एक्सेस प्रेशर 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, पी आई माइनस पी ओ, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, और ये कितना दिया है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। और साथ साथ में यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी दिया है। कितना दिया है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इट इज़ गिवन 7.27 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू दिया है, सरफेस टेंशन की वैल्यू दिया है और हमसे डायमीटर पूछा है, राइट। तो एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, राइट। तो अगर मुझे डायमीटर कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला पता है, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि अगर मैं रेडियस निकाल लूँ और उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डायमीटर मिल जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला तो यहाँ पर है, इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुटअप करके रेडियस निकाल लेते हैं और जो भी रेडियस का आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2T अपॉन पी आई माइनस पी ओ। इसको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कैसे निकालते हैं, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। सो देयरफॉर 2 की वैल्यू कितनी है 2, टी कितना दिया है यहाँ पर, टी गिवन है 7.27 इंटू 10 की पावर -2, और उसके बाद एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितना गिवन है, इट इज़ गिवन 80, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 40, ओके। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7.27 इंटू 10 की पावर -2, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखो, इसको लिखता हूँ 4 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 4 से इसको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। 10 की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। सो देयरफॉर रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 7.27 इंटू 10 की पावर -3, है ना, -2 है और ये 1 ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, राइट। अब हमें सिंपली इसे करना क्या है कि इसको 4 से डिवाइड कर लेना है, लेकिन उससे अच्छा ये है कि हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सो लिख लेंगे 2, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 7.27 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -3, है ना। देखो अगर हम डिवाइड करते 4 से तो डिवाइड करने के बाद वापस हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उससे बेटर है कि आप इसको इस तरीके से लिख दो तो ये और डिवीज़न हमारा आसान हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 3 ज़ा, राइट, 0.12 यानी कि 6 ज़ा, फिर कितनी बार जाएगा 3 ज़ा, राइट, फिर उसके बाद समथिंग 5 टाइम्स। तो हमें पॉइंट के बाद कम से कम 2 ही डिजिट फाइंड करना होता है। अगर आप 3 डिजिट निकालते हो तो और अच्छी बात है, बट अगर पॉइंट के बाद आपको 1 डिजिट मिल गए दैट्स इनफ, ओके। तो 3.635 इंटू 10 की पावर -3, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। अगर आप बुक में देखोगे तो मिलीमीटर में दिया होगा, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिलीमीटर, तो इसको आप लिख सकते हो 3.635 मिलीमीटर, ओके। मैंने 3 डिजिट तक वैल्यूज़ को फाइंड किया है। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर 3.6 मिलीमीटर दिया है, तो दोनों आंसर आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। ये हमें और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर बताता है क्योंकि हमने 3 डिजिट तक फाइंड किया है, ठीक है। बुक में आपके 3.6 मिलीमीटर दिया है, तो दोनों आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2.7। एग्जाम्पल नंबर 2.7 क्या गिवन है इसमें, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर इज इमर्स्ड इन अ बीकर फिल्ड विथ मर्क्यूरी, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई बीकर है, ये बीकर है और इसमें क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरी हुई है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब को डिप किया अंदर, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को डिप किया। फिर क्या हो रहा है, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो रेडियस है वो कितना दिया है, रेडियस इट इज़ गिवन 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ओके।
जैसे ही हमने इस कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, सो द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 इंटू 10⁻³ मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वियर। यानी कि जैसे ही हम इसको डिप करेंगे मर्क्यूरी में कैपिलरी ट्यूब को, तो आपको ये याद रखना है कि दो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक वाटर और एक मर्क्यूरी। तो वाटर के केस में जब हम कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर लेवल है वो राइज करता है, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है, यानी लेस देन 90 डिग्री। और जो मिनिस्कस बनता है वो कैसा मिनिस्कस बनता है? कॉन्केव मिनिस्कस। लेकिन मर्क्यूरी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बीकर में मर्क्यूरी लिया है और उसमें अगर आपने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अपने को? फॉल ऑफ, राइज नहीं होगा, क्या होगा? फॉल होगा। और मर्क्यूरी के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है थीटा, इट इज़ ऑब्ट्यूस, यानी मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि उसका जो मिनिस्कस का शेप होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो आपको हाइट दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ मीटर, इट इज़ बेसिकली द ड्रॉप या फॉल ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर हाइट कितना दिया अपने को? -8 इंटू 10⁻³ मीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं समझा ना? क्योंकि जैसे हम लोग कैपिलरी को डिप करेंगे तो इसमें लिक्विड लेवल राइज नहीं करेगा, लिक्विड लेवल क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी? माइनस में आएगी। आगे क्या बोला है? डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। अपने को क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि थीटा फाइंड करना है। किसके बीच में? मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर, और मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन दिया है 0.465 न्यूटन पर मीटर। ओके, और क्या गिवन है? इट्स डेंसिटी इज, और डेंसिटी भी रो दिया है यहाँ पर, कितना है? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और साथ साथ में वहाँ पर g की वैल्यू दिया है, और वो जो g की वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है? थीटा एंगल फाइंड करना है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा के लिए अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है T = RH ρg/2 cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो सारी वैल्यूज तो हमें गिवन है, जस्ट हमें वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? कॉस थीटा। तो पहले मैं ये वाले टर्म को इधर रखूंगा, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा = RH ρg/2t। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू को पुटअप करना है, तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर कॉस थीटा = r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, उसके बाद h यहाँ पर कितना दिया है? तो h है यहाँ पर -8 इंटू 10⁻³ देन रो के वैल्यू कितनी है? रो यानी डेंसिटी, कितना डेंसिटी दिया है? 13.6 इंटू 10⁻3, तो 13.6 इंटू 10⁻3, और उसके बाद g की वैल्यू क्या है? 9.8। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख लिया। उसके बाद 2 इंटू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.465, राइट। इतनी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है। तो वैल्यूज़ को देख के थोड़ा सा टिपिकल वैल्यूज़ लग रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमें जो इसका कैलकुलेशन पार्ट है उसके लिए हो सकता है लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेना है, पावर को एक तरफ शिफ्ट कर लेना है, यानी सिंप्लीफाई करना है हमें इसे। तो सबसे पहले देखो 5 8 = 40, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -40 इंटू मैं उसको लिखता हूँ 13.6, तो 13.6 इंटू 9.8। फिर आप क्या करो कि पावर को कैलकुलेट कर लो, तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, बचा क्या? 10⁻⁴। ओके, अब नीचे आ जाओ, तो नीचे यहाँ पर क्या है? 2, राइट। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमें डेसिमल हटाना है तो मैं लिख सकता हूँ 465 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, राइट। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं 20, माइनस साइन को मैं इधर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 20 इंटू 13.6 इंटू 9.8, राइट, अपॉन। अब अगर देखो इस ये वाली जो वैल्यू थी मेरी, अगर मैं इसको 4650 लिख देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10⁻⁴, राइट। देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4 डिजिट शिफ्ट किए,
क्या किया, छोटे से बड़े वैल्यू को बनाया, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा -4। अब देखो 10⁻⁴ 10⁻⁴ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है, ये सारी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो पाएगा, राइट। अब यहाँ पे नीचे हमारी क्या वैल्यू बच रही है, 4650। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है ना। सो देयरफॉर फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 12, 1617 और ये क्या होगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 27.2 इंटू 9.8 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका 465। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप जब लॉग एंटी लॉग यूज़ करोगे, लॉग एंटी लॉग का यूज़ करने के बाद जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर वो समथिंग कितना मिलेगा, इट इज़ गिवन 0.5732। ठीक है, इतना आंसर आपको लॉग एंटी लॉग का यूज़ करने के बाद मिल जाएगा। सो देयरफॉर अब देखो ये क्या है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट कॉस पाई माइनस थीटा, ये बाई फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। अच्छा, मैं कॉस को उधर ले जाता हूँ, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5732। अब आपको करना क्या है कि लॉग टेबल बुक में जाना है, वहाँ पर नेचुरल कोसाइन वाले टेबल में जाके ये देखना है हमें कि ये जो वैल्यू है 0.5732 वो किस डिग्री किस मिनट के पास मिल रही है। तो जिस डिग्री जिस मिनट के पास मिलेगी वो वैल्यू को हमें यहाँ पर लिख लेना है। अगर आपको ये नहीं आता है कि कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लें तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका मिलेगा आपको आंसर 55 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक है, कितना मिला, 55 डिग्री 2 मिनट्स। तो देयरफॉर अब पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 55 डिग्री और ये हो जाएगा 2 मिनट्स। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से अपने को थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू को उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स, राइट। अब जब आप इसको माइनस कर लोगे तो कितना आपको माइनस करने के बाद फाइनल आंसर जो मिलेगा, इट इज़ 124 डिग्री एंड 58 मिनट। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो इस आंसर से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूस है। और मैंने शुरू में ही बोला था कि मर्क्यूरी के केस में जो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, मोर देन 90 डिग्री। उसका रीज़न क्या है कि जो लिक्विड लेवल है वो फॉल करता है और जो मिनिस्कस बनता है वो कैसा मिनिस्कस बनता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें मिल गया।